Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about MCQ of our first chapter, and that is life process. And the first question we have, the process by which blood is cleared of metabolic waste in case of a kidney failure is called. बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है. वही लोग हैंड्स अप करेगा जो यहाँ पे आके इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के साथ साथ आंसर दे सकता है. ओके राजवीर, कम हियर. जैसे आप जानते हैं यहाँ पर द प्रोसेस बाय द विच द ब्लड इज क्लियर ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट. हम लोग का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है. जैसे इन केस ऑफ किडनी, जब हम लोग का किडनी जब काम नहीं करता है तो उस समय हम क्या एक्चुअली जब किडनी रहता है तो मेटाबॉलिक वेस्ट किडनी के थ्रू हो जाता है. हाँ, तो उस टाइम क्या डायलिसिस प्रोसेस को होता है साइंटिस्ट. हाँ, तो डिस्कवर किया. अच्छा, ओके ओके, सिट डाउन. ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर हमारे पास जब किडनी होता है तो नेचुरल वेस्ट से जो मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या, सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शन चलते रहते हैं, उसी की वजह से आज हम लोग सर्वाइव करते हैं. तो उस रिएक्शन में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस की भी प्रोडक्शन होती है जो कि पॉइजनस होता है, ठीक है. और वो चीज को हम लोगों को अपने बॉडी से एग्जिट करना होता है, क्योंकि अगर वो एक्युमुलेट हो गया तो फिर वो पॉइजन का काम करेगा. तो उस चीज को एग्जिट करने के लिए हमारे बॉडी में एक ऑर्गन सिस्टम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम. और वहां पे जो किडनी है उस चीज को फिल्टर करके हमारे बॉडी से एग्जिट करवाता है. लेकिन कभी कभी होता है कि ज्यादा ड्रग्स को यूज करने की वजह से या फिर कोई अदर इश्यूज होता है, उसके वजह से हमारा किडनी अपना काम करना बंद कर देता है. तो जब किडनी काम नहीं करेगा तो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होगा, जो कि हमारे लिए पॉइजनस बाद में प्रूफ हो सकता है, उसको रिमूव कौन करेगा. तो फिर साइंटिस्ट ने क्या कहा, नया नया टेक्निक डेवलप किया और एक प्रोसेस आया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस मशीन, डायलिसिस प्रोसेस बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड को जो मेटाबॉलिक वेस्ट ब्लड हमारा कंटेंट करता है उसको बाहर लिया जाता है, निकाला जाता है, फिर उस मशीन के थ्रू उसको पास किया जाता है. वो मशीन हमारा एकदम जो जैसे किडनी काम करता है सेम वैसे ही काम करता है. नाइट्रोजनियस वेस्ट को अलग कंटेनर में डाल देता है और जो फिल्टर्ड ब्लड होता है उसको अलग कंटेनर में डाल देता है. फिर वो जो फिल्टर्ड ब्लड को फिर से हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है. ऐसे क्या हुआ कि हमारे ब्लड में जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो हमारा रिमूव हो गया. जैसा किडनी काम किया वैसे ही हमारा डायलिसिस मशीन भी काम कर देता है. फिर ये रेगुलर इंटरवल के बाद होता है, क्योंकि हमारे अंदर हमेशा ये रिएक्शंस होते रहते हैं और हमेशा हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते रहता है. तो 3 दिन 4 दिन बाद ऐसे टाइम इंटरवल होता है और उसके बाद हम लोग को ये वाला प्रोसेस करवाना पड़ता है अगर किडनी फेलियर वाला केसेस है तो. गॉट इट. सेकेंड क्वेश्चन, and I want the answer of this question from girl side. The mode of nutrients found in a fungi is, बहुत ही ज्यादा सिंपल, क्लास 7 के लेवल पे. पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स, होलोजोलिक न्यूट्रिएंट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स, सेप्रोफाइटिक एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट आंसर टिक करना. सामने इन फ्रंट ऑफ कैमरा. क्वेश्चन दिया है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी. क्वेश्चन बोल रहा है कि फंगी में किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है. हाँ, फंगी किस टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स शो करता है. ओके, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है. कैमरा के फ्रंट पे थोड़ा सा लाउड बोलो ना, ऐसा सुनाई दे रहा है तुम लोगों को. सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, मतलब क्या होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स का मतलब. ओके, यू कैन सिट. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फंगी किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स शो करता है, तो सेप्रोफाइटिक करता है. मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स है क्या, तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स का एक टाइप है. तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स क्या है, वैसा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जिसमें हम ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बनाता. तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स भी अपना खाना खुद से नहीं बनाएगा, ठीक है.
लेकिन इसमें भी जो हेट्रोट्रॉफिक है अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, इसमें भी हम लोग 4-5 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवोरस। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ना इन लोगों के बीच में, तभी ना इसको हम लोग क्लासिफाइड किए हैं। तो सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है? उस टाइप्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करके उससे लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक। और यहीं पे हमारा पैरासाइटिक आता है, ये भी हमारा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन इसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरे पे अपना खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है। फिर आता है हमारा इंसेक्टिवोरस, उसमें वो अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए इंसेक्ट को ट्रैप करता है और इंसेक्ट को खाता है। फिर लास्ट आता है हमारा सिम्बायोटिक, इसमें 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं और दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल रिलेशनशिप में होते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट है, एक के बिना एक नहीं जी सकता है। तो वहां पे हमने क्या देखा था? लिचेंस देखा था, जहां पे फंगी और एल्गी का कॉम्बिनेशन था। फंगी क्या कर रहा था? एल्गी को शेल्टर दे रहा था, और एल्गी क्या कर रहा था? फंगी को न्यूट्रिएंट्स दे रहा था। फिर हम लोग देखेंगे कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे अपने लेवल पे, वो हमारा क्या है? लिगुमिनियस प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया। लिगुमिनियस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में ना हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है ना। तो जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो तो लिगुमिनियस प्लांट को नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके नाइट्रोजन दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, और लिगुमिनियस प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या देता है? शेल्टर देता है। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि लिगुमिनियस प्लांट और राइजोबियम दोनों एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स होगा। और सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, ये सबको क्लियर हो गया ना? फिर नेक्स्ट टाइम पूछेंगे और नहीं बताओगे फिर देखना। Question number 3. Trachea do not collapse when there is not much air because they are thick and muscular, having cartilaginous ring, have a valves and supported by a larynx. ये भी क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सत्य प्रकाश का मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ऐसे नहीं। कैमरा के सामने क्वेश्चन कर है, ट्रेकिया डज नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नॉट मच एयर, बिकॉज जब विंड पाइप होता है उसमें जब एयर नहीं हो तो कोलैप्स नहीं होता है, क्योंकि उसके पास कार्टिलेज आता है, ऐसे विंड पाइप को पकड़ के ऐसे रखता है, जिसके कारण वो कोलैप्स नहीं होता। अच्छा, तो आंसर क्या होगा? ओके, यू कैन सिट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ट्रेकिया होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंड पाइप, उसका काम क्या होता है? उसके अंदर विंड की ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे बाहर से जो हम लोग इनहेल करते हैं वो हमारे लंग्स तक जाता है ना, तो उसी से उसका कंडक्शन होता है ना। तो बोल रहा है कि मान लो अगर बैलून में आप वाटर को फिल कर रहे हो ना, तो जैसे आप वाटर बोल रहे हैं, एयर को फिल कर रहे हो बैलून के अंदर, जैसे वो एयर को आप रिलीज करोगे तो बैलून क्या होता है? कोलैप्स हो जाता है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि जब हमारे ट्रेकिया के अंदर इनफ अमाउंट में ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा, उस टाइम में भी हमारा ट्रेकिया कोलैप्स नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? तो हमने जब हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, वहीं पे हमने पढ़ा था कि ट्रेकिया को कौन सपोर्ट करता है? तो कार्टिलेजिनियस से बना हुआ सी शेप का इनकम्प्लीट रिंग ट्रेकिया को सपोर्ट करता है। जब भी अगर उसमें एयर ना भी हो तो कोलैप्स होने से उसे प्रिवेंट करता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा बी है, हैविंग कार्टिलेजिनियस रिंग। इसी रिंग्स की वजह से ट्रेकिया हमारा कोलैप्स नहीं करता, उसमें विंड रहे या ना रहे। गॉट इट? इसमें किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. The site of photosynthesis in the cells of leaf is, ये भी इतना सिंपल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म. You come here, Srishti. What will be the answer? Chloroplast. क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट. ओके, यू कैन सिट. क्लोरोप्लास्ट सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज्म है या डबल मेम्ब्रेन? ओके, सिंगल मेम्ब्रेन है. ओके, यू कैन सिट. किसको पता है क्लोरोप्लास्ट सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन? हैंड्स अप करो तो.
कम है क्या है? डबल मेम्ब्रेन है, श्योर हो? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हमारा जब हम क्लास 9th में या फिर यहाँ पे भी जब हम देख रहे थे फोटोसिंथेसिस को डिटेल्स में, जहाँ पे लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन हम देखे ना, तो वहाँ पे हम पढ़े नहीं कि आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, फिर वहाँ पे स्ट्रोमा होता है, ग्रेना होता है, ऐसे करके पढ़े थे ना। ग्रेना को अटैच, ग्रेना का जो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको थैलेकॉइड बोलते हैं, ऐसे करके हमने पढ़ा था ना पूरा क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर। तो वहां पे हमने देखा था, वहां पे एकदम क्लियर स्लाइड में मेंशन किया गया था कि क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिज्म। अगर वहां पे भी ध्यान नहीं गया होगा तो फिर क्लास 9th में जब हम सेल्स का डिटेल्स पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हमारा कैसा मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिज्म है, तो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिज्म। और वहीं पे जो लाइजोसोम्स हुआ, वैक्यूल्स हुआ, वो सब हमारा कैसा होता है, तो वो हमारा सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिज्म होता है। और राइबोसोम्स होता है उसके पास तो मेम्ब्रेन ही नहीं होता है। तो इसी वजह से राइबोसोम्स के पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, इस वजह से ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मिलता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल का डिफिनेशन क्या था, वैसा सेल ऑर्गेनिज्म जहां पे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ना हो प्लस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म ना हो। तो प्रोकैरियोटिक में एक ही सेल ऑर्गेनिज्म मिलता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा राइबोसोम होता है, क्योंकि राइबोसोम्स के पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। गॉट इट? यू कैन सी इट। तो ऐसे कैसे बोल सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन है? इतना इजी कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं? Which of the following events in the mouth cavity will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva? It starts breaking down into a sugar, protein breaking down into a amino acids, absorption of vitamins, fats breaking down into a fatty acid and glycerol. Who want to give the answer? Abhinav, come here. क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तबीयत खराब है? नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है कि which of the following events, ऐसा कौन सा इवेंट है यहाँ सामने देख। और देखेंगे तब हम बोलेंगे। क्वेश्चन बोला है which of the following events in the mouth cavity will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva? अगर माउथ सलाइवा में salivary amylase नहीं होगा तो कौन सा इवेंट है जो हम लोग के माउथ में नहीं होगा? हाँ, तो स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन नहीं होगा। ओके, यू कैन सी इट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमारे ओरल कैविटी में क्या होता है, सलाइवा की सिक्रीशन होती है ना, और सलाइवा एंजाइम कंटेन करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। अगर सलाइवरी एमाइलेज की कमी अगर हमारे सलाइवा में हो जाएगा तो कौन सा ऐसा इवेंट है जिसपे इफेक्ट पड़ेगा? तो हमें पता है कि सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या होता है, उसका काम होता है कि वो स्टार्च को शुगर में ब्रेक करता है, तो वही चीज ना इफेक्ट करेगा। तो आंसर क्या होगा, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू अ शुगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट what prevents backflow of blood from girl side? You come here. Thin walls of arteria, thick muscular wall of the ventricle, valves in the heart, all of the above. क्वेश्चन क्या बोल रहा? पहले बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मतलब जो ब्लड होता है, बैक साइड बैक फ्लो, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम हमेशा देखते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। बैक फ्लो क्यों नहीं होता? बैक फ्लो से कौन प्रिवेंट करता है? यही ना, वाल्व्स इन द हार्ट। ओके, वाल्व्स को हम लोग एज अ डोर कंसीडर ही करते हैं। जैसे घर में जो दरवाजा होता है, वाल्व्स को हम लोग उसी से रिलेट करते हैं। जैसे डोर का काम है वैसा ही वाल्व का भी काम होता है। वो क्या होता है, जैसे वाल्व क्लोज, जैसे आप डोर क्लोज कर दोगे तो कोई भी आपके रूम के अंदर एंटर कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो वाल्व्स का भी सेम काम होता है। जैसे हमारा हार्ट में कंट्रैक्शन होता है कि ब्लड का फ्लो हमारा इस आयोटा में हो और आयोटा से पूरे बॉडीज में, पूरे सेल और ऑर्गन्स में जाए, मेन इंटेंशन हमारा यही होता है ना।
लेकिन अगर हमारा भाल्व प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता, अगर मान लो कि ये जो रूम है, ठीक है, और रूम का ये जो दरवाजा है वो खुला है, आप अगर वाटर को फ्लो करवा रहे हो, ठीक है, तो ये तो फिर रूम में वापस भी आ सकता है इधर इस तरफ से, और कुछ बाहर भी जा सकता है। लेकिन अगर पूरा डोर को क्लोज कर दो और कोई रास्ता ना हो जिसके थ्रू वो जाया है, तो फिर क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में ना फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में आप फ्लो करवाना चाहते हो। सेम चीज हार्ट के अंदर भी होता है, जो भाल्व्स होता है वो दरवाजा का काम करता है। जैसे आप हार्ट को कंट्रैक्ट करवाते हो तो ब्लड हमारा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, क्योंकि भाल्व्स क्लोज हो जाता है तो वो बैक फ्लो को प्रिवेंट कर देता है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बैक फ्लो को कौन प्रिवेंट करता है, तो भाल्व्स करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, भाल्व्स होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which region of the alimentary canal absorbs the digested food? एलिमेंट्री कैनल का कौन सा रीजन है? स्टमक, कोई नहीं बताएगा आंसर। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर। हे यू कम हियर। पहले तो बताओ सबको कि एलिमेंट्री कैनल होता क्या है। माउथ से लेके इनस तक को हम लोग एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। वेरी गुड। और फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि which region of alimentary canal absorb the digestion, मतलब alimentary canal कहाँ पे digestion, कौन से ऑर्गेन में कहाँ पे होता है, एब्जॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, आप बता सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से पार्ट में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट्स है ना, नाम पता है? नहीं पता? ओके, भूल गए हो तो रिवाइज करते रहो। ओए, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट्स होता है। कौन कौन उसका नाम बता सकता है? अमन, यू कम हियर। पार्ट्स का नाम प्लस उसका फंक्शन सबके सामने, ये इन फ्रंट ऑफ कैमरा। फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम होता है, हाँ, वहाँ पे जो हमारे स्टमक से जो फूड रिलीज होते हैं और लीवर से जो जूस और पेंक्रियास से जूस आते हैं तो वहाँ पे हाँ, आते हैं, वहाँ पे डाइजेशन चालू होता है। वहाँ पे आपका मिक्सचर आता है ठीक बाइल है। डक्ट से, हाँ। और फिर आता है ड्यूडेनम, जेजेनम। हाँ, तो ड्यूडेनम में आपके अकॉर्डिंग ड्यूडेनम में क्या होता है कि स्टोमक वाला भी फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो ड्यूडेनम में एंटर करता है। प्लस जो हमारा लीवर का सिक्रीशन होता है, पेनक्रियाज का सिक्रीशन, वो भी हमारा ड्यूडेनम में आता है। तो ये सब सिक्रीशन ड्यूडेनम में आता है, तो कुछ तो होता होगा ना वहाँ पे। क्या होता है? डाइजेशन चालू हो जाता है। डाइजेशन चालू होता है कि कंप्लीट होता है? डाइजेशन फिर इलम में कंप्लीट होता है, इलम के बाद नहीं, जेजेनम में कंप्लीट होता है, उसके बाद इलम में अब्जॉर्प्शन होता है। ड्यूडेनम में ही डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है, जेजनम में और इलम में एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, यू कैन सिट। वेरी गुड। क्या स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है? एक हमारा ड्यूडेनम होता है, एक हमारा जेजनम होता है, सेकेंड वाला जेजनम, और थर्ड वाला हमारा इलम होता है। ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें पता है कि फूड एंटर करेगा स्टमक से, तो स्टमक का कंटेंट हमारा ड्यूडेनम में एंटर करता है। लीवर का भी सिक्रीशन आता है और पेनक्रियाज का भी सिक्रीशन आता है। पेनक्रियाज भी हर टाइप्स का एंजाइम सिक्रेट करता है जो कि हर टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर दे। और ये लीवर भी तुम्हारा बाइल जूस सिक्रेट करता है जो कि एम्ल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। प्लस ड्यूडेनम में भी ग्लैंड होता है, वो भी हमारा सिक्रेट करता है जो फाइनली सारे चीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर देता है। तो जो कंप्लीट डाइजेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, फूड का, वो कंप्लीट डाइजेशन हमारा ड्यूडेनम के अंदर हो जाता है। फिर वो चीज जो हमारा एब्जॉर्ब होके ब्लड में मिक्स होता है और हर सेल के पास जाता है ना, तो जो एब्जॉर्प्शन वाला काम होता है वो सब हमारा कहाँ होता है? तो वो सब हमारा जेजनम में और इलम में होता है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। woody plants carry gaseous exchange through root hair, stem hair, lenticle, epidermal cell hair, epidermal cells. Who want to give the answer? जो अभी नहीं आया, जो अभी तक नहीं आया एमसीक्यू सीरीज में, ऐसा कोई है? हाँ, ओके, यू कम। क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा? जो प्लांट होता है ना वो और
कहाँ से होता है? ओडी प्लांट में जो गैसियस का एक्सचेंज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को देना, कुछ भी, ठीक है, गैसियस का एक्सचेंज ओडी प्लांट में किसके थ्रू होता है? रूट हेयर के थ्रू होता है, या स्टेम हेयर के थ्रू होता है, या फिर हमारा लेंटिकल्स के थ्रू होता है, या जो हमारा लास्ट ऑप्शन एपिडर्मल सेल, किसके अकॉर्डिंग होता? लेंटिकल्स। ओके, क्योंकि हमें पता है कि जो ओडी प्लांट्स होते हैं वहां उसके स्टेम में हमें स्मॉल स्मॉल ओपनिंग दिखता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स। और ओडी प्लांट में हमारा गैसियस एक्सचेंज लेंटिकल्स के थ्रू भी होता है। ओके, उसमें भी लिप्स होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, लेकिन हमें ओडी प्लांट में लेंटिकल्स भी देखने को मिलता है, और उसमें भी और लेंटिकल्स का भी काम होता है कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 9, amoeba so flowing kind of nutrients: autotrophic, holozoic, saprophytic, parasitic। ये भी डिस्कस किया गया क्वेश्चन है। और येलो टी शर्ट, सॉरी, रमन हाउस। What will be the correct answer? ओके, सही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एमीबा जो होता है वो हमारा किस टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स शो करता है? तो होलोजोलिक न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमने जब पढ़ा था तभी हमने देखा था। लेकिन कोई बता सकता है कि होलोजोलिक न्यूट्रिएंट्स किस टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स है? ऑटोट्रॉफिक है कि हेट्रोट्रॉफिक है? हेट्रोट्रॉफिक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, the contraction and expansion movement of the walls of the food pipe is called। जो फूड पाइप होता है, जो एसोफेगस होता है, उसमें रेगुलर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से फूड हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिनव की साइड वाला, या यू? ओके, यू या कम हियर। उसको बोल रहे थे ऐसे, बोलो क्या होगा? ये क्वेश्चन बोल रहा है 10 नंबर के दो कंस्ट्रक्ट द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, यानी जब कोई भी सिकुड़ता है और फैलता है, क्या कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब इन लोगों को पता है, ठीक है? क्या होता है, जैसे कि बोल रहा है कि जो एसोफेगस है उसमें कंट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स होता है, कंट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स होता है, उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिस्टलैटिक मूवमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिस्टलैटिक मूवमेंट। और एलिमेंट्री कैनल में इसी मूवमेंट की वजह से हमारा फूड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, the exit of unabsorbed food material is regulated by, first option liver, second option anus, third option small intestine and fourth option anal sphincter। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कि जो हमारा अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स होता है, हमें पता है कि हमारा पूरा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ हमारा अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है, तो उसको हम लोग एग्जिट करते हैं अपने बॉडी से। वो किसके थ्रू करते हैं? किसके थ्रू वो रेगुलेट होता है? ठीक है, किसके थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं? कब एग्जिट करना है, कब एग्जिट नहीं करना है, इसको क्या बोलेंगे? रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। तो लीवर, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनल स्फिंक्टर। यू कम हियर। क्वेश्चन एक्सप्लेन करना साथ में, मैंने अभी किया है। रेगुलेटेड ऑन एज ऑफ फूड जो होता है किस प्रोसेस से होता है? ओके, सही आंसर है। क्या होता है? एनल स्फिंक्टर। जो अनएब्जॉर्ब जो फूड होता है उसको रेगुलेट कौन करता है? तो एनल स्फिंक्टर करता है, क्योंकि हमें पता है कि ये सब एग्जिट किसके थ्रू होता है? एनस के थ्रू होता है ना, और वहीं पे एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनल स्फिंक्टर। और उसी का फंक्शन होता है कि वो हमारे ये जो अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल है उसको एग्जिट करने में मतलब उसको एग्जिट करने का
करने का जो प्रोसेस होता है उसे रेगुलेट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. When air is blown from a mouth in a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of. Hands up करो, किसको किसको पता है? ओके, डाउन करो. किसको किसको नहीं पता वो लोग हैंड्स अप करो. तो नहीं पता है, डिस्कस किया गया क्वेश्चन है. आंसर क्या होगा इसका? कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जब भी आप लाइम वाटर से पास करते हो वो किस कलर में चेंज हो जाता है? मिल्की कलर में. ओके, सो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है? सो फिर आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.